साथियों नमस्ते। अ, हम फॉरवर्ड पेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं और हम लोग रेणु जन्म शती वर्ष मना रहे हैं क्योंकि रेणु जी के जन्म की ये 100वां साल है। इस खास मौके पर कई सारे सवाल जो हैं ऑलरेडी बौद्धिक जगत में वो चर्चा के विषय हैं और आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि सुरेंद्र नारायण यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर के हम इनसे बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बौद्धिक जगत है वो रेणु के नज़रिए को समझे। रेणु क्या सोचते थे? उनके कथा शिल्प का सौंदर्य क्या था? उनके पात्र क्या कहते थे? और उनके रचनाओं में जो समाज है वो समाज कैसा था? क्या उन समाजों में वो जो समाज दिखता है उनकी कहानियों में, उनकी रचनाओं में अ, उस समाज की पृष्ठभूमि क्या थी? और फिर वह जो एक भविष्य दिखता है उनकी रचनाओं में, वह भविष्य कैसा है? हम कई सारी बातों पर बात करेंगे सुरेंद्र नारायण यादव सर से और अभी थोड़ी देर में ही पटना से अरुण नारायण जी जुड़ेंगे जो युवा साहित्यकार हैं, समालोचक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहते हैं सुरेंद्र नारायण सर से आपसे कि रेणु की रचनाओं को किसी वाद के संदर्भ में भी सोचने और समझने की कोशिश की जाए तो आपके हिसाब से वे किसके करीब ज्यादा लगते हैं? तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन जब भारत में शुरू हुआ तो जी। गांधी जी का अफ्रीका से 1915 में वापस गांधी जी भारत आए थे और 1917 में चंपारण गए थे पहली दफा। जी। तो गांधी जी ने अपने सिद्धांत, अपने तौर तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, स्वतंत्रता की लड़ाई को। जी। तो गांधी का अपना जो दर्शन था, रेणु उससे भी खासे प्रभावित थे। जैसे जी। अहिंसात्मक प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा, जी। धरना, प्रदर्शन, इन चीजों से रेणु बहुत प्रभावित थे। तो हम ये कह सकते हैं कि रेणु गांधीवाद से भी प्रभावित। लेकिन गांधी जी का जो एक आर्थिक दर्शन था वो चरखा के जी। संदर्भ में, जी। कि रेणु जी ने एक दो पंक्तियां उद्धृत की हैं उस संदर्भ में, जो उस समय समाज में प्रचलित थी कहावत के रूप में, कि चरखा हमार भतार पुत, चरखा हमार नाती, चरखा के बदौलत मोरा दुआर झूले हाथी। तो रेणु जी गांधी जी के इस दर्शन से उतने प्रभावित नहीं थे। और हम जी। अपने अनुभव से जान सकते हैं कि अगर चरखा करघा के आश्रय, उसी पर आश्रित अगर भारतीय समाज रहता तो आज अच्छे अच्छे लोगों के शरीर पर वस्त्र नहीं होता। ये बिल्कुल। पॉलिस्टर और प्लास्टिक ने जन क्रांति की, लोगों के शरीर पर वस्त्र की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। तो कई जी। सारी चीजें हैं। रेणु में हम एक आलोचनात्मक भाव भी देखते हैं कि जी। वे किसी बिल्कुल अंधानुकरण नहीं करते हैं, बल्कि किसी वाद में जो चीजें उपयोगी लगती हैं उनको वे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, बिना किसी दुराग्रह या इसको खारिज किए हुए। तो ये जी। रेणु की बड़ी खासियत है कि जो चीजें, जो सिद्धांत, जो दर्शन, जो विचार भारतीय समाज के लिए, भारत की तरक्की के लिए उपयोगी लगे, व्यावहारिक लगे, उन सिद्धांतों को उन्होंने स्वीकार किया। तो भारतीय समाज में कुछ तो बड़े शक्तिशाली लोग थे, बाकी बहुत ही गरीब कमजोर वर्ग के लोग थे। तो सामाजिक स्तर पर टकराहटें बहुत ज्यादा थी। अब हम महिला आंचल में देखते हैं कि हरगौरी जो सामंती मिजाज का पात्र है, वो उच्च जाति का है, राजपूत है। वो कहता है कि ग्वाला होकर लीडरी, और वो बालदेव को जो समाज के लिए कि उपयोगी करना चाहता था, मलेरिया सेंटर की स्थापना के लिए वो सहयोग और समर्थन जुटाने के लिए गांव में घूम रहा था, तो उसकी जी। लीडरी उसके अपने हित में, वो तो समाज हित में उसकी लीडरी थी। लेकिन हरगौरी को इस बात से आपत्ति है कि ग्वाला लीडरी क्यों करेगा, राजपूत क्यों नहीं करेगा, या दूसरे लोग क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हम उसी उपन्यास में देखते हैं कि आगे चलकर बालदेव की लीडरी ही चलती है, कालीचरण की लीडरी चलती है, और हरगौरी को नेपथ्य में जाना पड़ा। ऐसा कैसे हो गया?
ऐसा बल के कारण हुआ कि जब यादवों के बीच ये संदेश गया कि बालदेव को हरगौरी ने अपमानित किया है, तो वे लोग लाठी भाला हरवे हथियार के साथ हंसेरी लेकर आते हैं। 1963 ईस्वी में फ्रांस में देरिदा एक विचारक हुए जिन्होंने साहित्य में विसंरचनावाद का सिद्धांत दिया। विसंरचनावाद की मूल अवधारणा यह कहती है कि जो केंद्रीय सत्ता है समाज की, यानी जिसको समाज में पहले से ही प्राथमिकता और वरीयता प्राप्त है, साहित्य को वैसे लोगों की चिंता नहीं करनी है, उनकी बात नहीं करनी है। अब वो जमाना जा चुका है। भारत के भी पुराने साहित्य में हम देखते हैं, संस्कृत साहित्य में, कि किसी महाकाव्य का, किसी नाटक का नायक या तो राजा होता था या कोई देवता होते थे। आम आदमी वहां नायक नहीं होता था। लेकिन प्रेमचंद ने अधिवेशन में जो बात कही थी, खुद उनके लेखन में वो चरितार्थ होता है कि 1929 का उपन्यास प्रकाशित होता है रंगभूमि, उसका नायक सूरदास है जो भिखमंगा है, वो न तो राजा है न वो देवता है। गोदान जो महाकाव्यात्मक है, विश्व स्तरीय उपन्यास माना जाता है, उसका नायक होरी है जो एक सामान्य किसान है, 2-4 बीघे जमीन है। तो इस तरह से ये नायकत्व जो है बड़े लोगों से छीनकर सामान्य लोगों तक आ गया है। ये देरिदा ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, लोगों को कहा था कि हम लोग अब परिधि पर जो लोग हैं, हाशिए पर जो लोग हैं, जिनकी चिंता आज तक नहीं की गई है, जिनकी आज तक कोई अस्मिता नहीं रही, कोई पहचान नहीं रही, उनको कोई महत्व प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे महत्वहीन, पहचान से मरहूम ऐसे लोगों की चिंता करनी है। तो प्रेमचंद का फणीश्वर नाथ रेणु का तो पूरा साहित्य ऐसे लोगों की चिंता से भरा हुआ है। तो विसंरचनावाद का सिद्धांत तो तब बनता है जब साहित्य की रचना हो चुकी होती है। 63 में देरिदा ने सिद्धांत दिया विसंरचनावाद का, लेकिन रेणु के दोनों महत्वपूर्ण उपन्यास मैला आंचल और परती परिकथा उसके पूर्व ही प्रकाशित हो चुके थे, जिसमें विसंरचनावाद की अवधारणा पूरी तरह चरितार्थ होती हुई दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेणु की रचनाओं में जीवन के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग वाद अलग अलग रूपों में, लेकिन भारतीय जरूरत के हिसाब से गृहीत और स्वीकृत हैं। निम्न वर्ग का वर्ग चरित्र एक यह है कि वह परंपरा है और सामाजिक नियंत्रण के जो रूढ़ अभिकरण हुआ करते हैं, उन चीजों के प्रति वो ज्यादा समर्पित होता है, बजाय वो प्राकृतिक ऐसनाओं और मनुष्य की जो प्राकृत जरूरतें हैं उनके प्रति। अगर किसी उच्च जाति का हीरामन होता तो ये जाति धर्म इत्यादि वगैरह वगैरह कोई सारी बातें नहीं देखी जाती। कोई स्त्री अगर सहजता से उपलब्ध हो रही है तो उसको उपलब्ध कर लेता। लेकिन ये इसकी भाभी ने जिद की है, जिद कर रखी है कि मैं किसी कुंवारी लड़की से ही इसकी शादी कराऊंगा। ये भाभी जो है ये सामाजिक अभिकरण का प्रतीक है, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण का प्रतीक है। इसलिए रेणु ने उसको अनिवार्य रक्त संबंध से नहीं जोड़ा है। भाभी किसी का भी अनिवार्य रक्त संबंध नहीं है, वो तो आकस्मिक है, वो विवाह के कारण आई है। तो जो आकस्मिक संबंध होता है उसकी चिंता और जो अनिवार्य संबंध होता है उसकी चिंता, दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। उसके भाई को ज्यादा चिंतित होना चाहिए था हीरामन के लिए, लेकिन उसका भाई भी नहीं और गांव समाज नाते रिश्तेदारी किसी तरह के कोई लोग उसके लिए चिंतित नहीं है कि हीरामन की शादी क्यों नहीं हो रही। और वो खुद हीराबाई पर जो उसका अधिकार था उसकी भी उसको वैचारिक समझ नहीं है। वो नहीं समझ पा रहा है कि हीराबाई पर उसका अधिकार है और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो निम्न वर्ग का पहला वर्ग चरित्र है कि उसे अधिकार की चेतना नहीं होती है, और जब चेतना नहीं है तो संघर्ष कहाँ से होगी या उसकी मांग वो कहाँ से करेगा। तो हीरामन गाड़ीवानी करता है, कमाता है, कमाकर जाकर भाभी को देता है,
कोई भी कमाता है तो अपनी पत्नी अपने बच्चे पत्नी के हाथ में देता है, बच्चे पर खर्च करता है। लेकिन ये कमाकर भाभी को ले जाकर देता है, इसे खुद पता नहीं है कि ये किसके लिए जी रहा है, क्यों जी रहा है ना। जी ये तो ये उस अधिकार की मांग भी नहीं करता है, क्योंकि अधिकार की चेतना नहीं है तो मांग कहां से करेगा। और ये अपनी भाभी से, अपने भाई से भी मांग कर सकता था कि क्यों लोग हम मेरी शादी नहीं करा रहे हैं। लेकिन जी एक भी कोई उदाहरण नहीं है पूरी कहानी में कि इसने अपनी भाभी या भाई का विरोध किया हो, जबकि करना चाहिए था, क्योंकि इसके वास्तविक जीवन की जो जरूरतें हैं उसको उसका भाई पूरा नहीं कर रहा है, जबकि ये कमाऊ भी है। ऐसा नहीं है कि ये विवाह करता तो इसकी पत्नी का भार भाई या भाभी पर आ जाता, ऐसा नहीं था। और तीसरी चीज है अधिकार के लिए संघर्ष करना, तीसरा जी बिंदु है। तो वो जी अधिकार का संघर्ष तो है ही नहीं। संघर्ष रहता तो अवश्य में, या तो हीराबाई को हीरामन कहता कि हीराबाई तुम मेरे घर चलो, अथवा ये बैलगाड़ी वहीं स्टेशन पर छोड़कर हीराबाई के साथ गाड़ी में सवार होकर चला जाता। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टे इसने एक उल्टी कसम खाई कि मैं भविष्य में कंपनी की किसी औरत को अपनी गाड़ी में नहीं चढ़ाऊंगा। आप कल्पना कीजिए, ठीक है संघर्ष है जीवन में, कई चीजें हम चाहते हैं नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह हीराबाई नहीं मिली थी, कोई दूसरी हीराबाई भी मिल जा सकती थी, लेकिन इसने तो कसम खा ली कि आगे अब किसी कंपनी की किसी औरत को गाड़ी पर चढ़ाना नहीं है, बैठाना नहीं है। तो इसने अपने भविष्य के दरवाजे को भी बंद कर लिया है। जी तो इस तरह हम देखते हैं कि ये निम्न वर्ग के वर्ग चरित्र को ये प्रदर्शित कर रही है ये कहानी। रेणु पर कुछ आलोचकों ने आक्षेप किया था कि जिस तरह का चैतन्य पात्र रेणु ने, ये नागार्जुन ने बलचनवा के रूप में गढ़ा है, वैसा कोई पात्र रेणु ने नहीं गढ़ा है। मैं इस आरोप से सहमत नहीं हूँ। जी बालदेव पूरे चैतन्य है, कालीचरण उससे भी ज्यादा चैतन्य है। परती परिकथा का पात्र लुत्तो, बाल गोविंद मोची, जयमंगल तांती, खुद ताजमनी, मलारी, ऐसे कई सारे पात्र हैं। या नैना जोगिन कहानी की जो नायिका है रत्नी, बहुत चैतन्य पात्र है अपने अधिकार के प्रति। तो बहुत सारे पात्र हैं जो निम्न वर्ग में चैतन्य है। हीरामन निम्न वर्ग के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, उस हिस्से को प्रतीकित कर रहा है जिस हिस्से में चेतना नहीं आई थी। इस फर्क को समझना होगा कि तीसरी कसम निम्न वर्ग के उस हिस्से की कहानी है जिस हिस्से में चेतना नहीं आई थी। तो ये लहसनवा जो उस कंपनी में नौकरी में बहाल हो गया है, अब उसका भविष्य हम देखें कि गाड़ी वानी का भविष्य क्या है। गाड़ी वानी करके कोई जीप कार ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता है, गाड़ी वानी करके गाड़ी ही खरीद सकता है, वही चला सकता है। लेकिन लहसनवा कंपनी में गया है, आज वो साड़ी धोता है, कल वो पर्दे की डोरी खींचेगा, उसके अगले दिन हो सकता है कि वो जी हुजूर वाला पाठ करे, फिर उसके अगले दिन हो सकता है कि वो अपनी योग्यता क्षमता को बढ़ाकर किसी नाटक का नायक हो जाए, और विकास करेगा तो अपनी नाटक कंपनी खोल सकता है। तो रेणु इस छोटे से पात्र के माध्यम से निम्न वर्ग को ये संदेश देते हैं कि तुम अपने विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए संभावनाशील उद्यमों से जुड़ो, गाड़ी वानी जैसे उपक्रम से जुड़े मत रहो जिसकी सीमा निर्धारित है। तो हीरामन पिछले 20 साल से गाड़ी वानी कर रहा है, और जब तीसरी कसम खाता है तो उसमें वो गाड़ी वानी की ही बात करता है। स्पष्ट है कि आज के बाद भी वो गाड़ी वानी ही करेगा। इस आजादी से उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, वो अपनी ओर से जरा भी चैतन्यता नहीं दिखाता है, जरा भी अधिकार और इसकी बात नहीं करता है, उसमें कोई अधिकार चेतना आती ही नहीं है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीसरी कसम कहानी है, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। अगर सिर्फ एक प्रेम कहानी भी माने तो अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने का दायित्व, तो उसके लिए संघर्ष करने का दायित्व तो प्रेमिका था, जो हीरामन ने नहीं किया। सर एक सवाल मेरी ओर से है, मैं ये जी समझना चाह रहा हूँ कि रेणु जो है अपनी रचनाओं में खास करके जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं, जी शूद्र वर्ग की महिलाएं हैं, उनके प्रति बहुत ज्यादा या फिर कहीं की उदार नजर नहीं आते हैं जितने कि पुरुष पात्रों के मामले में। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ नैना जोगिन का। जी उसमें ऐसा लगता है कि लेखक स्वयं जो है नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जी उनकी यह कोशिश नैना जोगिन की का जो नायकत्व है जी या उसका जो संघर्ष है उस पर भारी पड़ता है। आप क्या जी। कहेंगे? नैना जो बाबू हैं, उसमें एक समानता रेणु से यही है कि वो भी कलम घिसाई करते हैं, जिसका उल्लेख शब्दों में है। तो केवल इस समानता के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि माधव बाबू खुद रेणु हैं। माधव बाबू समाज के पैसिवनेस के प्रतीक हैं। समाज में जो निष्क्रियता है, बेटी समाज में किसी एक की नहीं होती है, खास करके उस स्थिति में जब उसके माता पिता न हो। रत्नी की माँ है, पिता तो नहीं है, और वो तड़तड़ जवान हो गई है। तो रत्नी का यही तो प्रश्न है, भाई आप लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ता है कि आपके गांव समाज की एक लड़की इतनी तड़तड़ जवान हो गई है, उसकी शादी क्यों नहीं होती है? तीसरी कसम में भी हीरामन की शादी नहीं होती है, तो समाज का पैसिवनेस उसमें झलकता है, स्पष्ट है। ये उस पैसिवनेस के प्रतीक हैं वो माधव बाबू, वो खुद रेणु नहीं है। और रत्नी के संघर्ष को कहीं से भी वो कुंठित नहीं करते हैं, बल्कि वो तो रेणु का, रत्नी का प्रतिपक्ष है। वो रत्नी के चरित्र को उभारने के लिए इसका पैसिवनेस है। रत्नी में उग्रता है, रत्नी में अपने अधिकार की मांग है, रत्नी में अपने अधिकार की चेतना है। और रत्नी में एक और बड़ी चीज है जिसको हम प्राकृतिक रूप से समझ सकते हैं, कि हर स्त्री में अपनी संभावना को चरितार्थ करने की एक क्षमता, ऊर्जा ईश्वर ने दे रखी है, प्रकृति ने दे रखी है। अगर वो जवान है, उसकी शादी हुई रहती, आज उसके भी बच्चे होते, आज उसका वो भरण पोषण करके अपने स्त्रीत्व को चरितार्थ करती। विवाह के अभाव में वो सब करने में कर नहीं पा रही है। अब उसकी ऊर्जा निकले तो कैसे? उसके भीतर जो ऊर्जा है जिससे वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी, अपनी संभावनाओं को साकार कर सकती थी, वो तो वो नहीं कर पा रही है ना। ऊर्जा को निकलने का कुछ तो द्वार चाहिए। तो वो लोगों को गाली देती है, झगड़े करती है, तोड़ देती है। ये सब समाज का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का मनोवैज्ञानिक तरीका है, जो रत्नी ने किया है। एक सवाल मेरे जेहन में आ रहा है कि जाति विमर्श जो है वो रेणु की रचनाओं में खास होकर के उसकी मुख्य अभिव्यक्ति होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कुछ छिपा भी लेते हैं। एक तरह का एक अंतर्द्वंद भी दिखता है जो समानांतर पूरी कहानी में चलता रहता है। यदि हम मैला आंचल की ही बात कर लें तो भी उसमें भी दिखता है ये ऐसा। चाहे फिर उनकी जो कहानी है रसप्रिया, रसप्रिया में भी ये दिखता है कि जाति जो है वो कहीं ना कहीं छिपी रहती है, छिपाने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे क्या रही? मैंने जी। अपनी अपनी इस किताब में अलक्षित गौरव में रेणु के बारे में लिखा है कि रेणु जीतते हुए प्रतिरोध के रचनाकार हैं। कालीचरण ने जातिवाद का इस तरह के सामंती मिजाज का प्रतिरोध उसने किया था, और वो प्रतिरोध विजयी हुआ। तो उसको झुकना पड़ा, उसी सफरे पर बैठना पड़ा जिसमें ये यादव लोग और बाकी तमाम लोग बैठे हुए हैं। उस पर बैठने के लिए बाध्य हुआ है हरगौरी। ये हरगौरी की पराजय है और कालीचरण की विजय है। जाति को बिल्कुल। लेकर रेणु बिल्कुल भी किसी भ्रम और व्यामोह में नहीं है, लेकिन ये काम उन्होंने और किया था। रेणु से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। वो ये है कि कि परती परिकथा का जो पात्र है लुत्तो, लुत्तो भी बहुत चैतन्य है, लेकिन वो हो गया है प्रतिक्रियावादी। वो अकारण सकारण जब जो आता है मन में ऊल बोलता रहता है। जितेंद्र मिश्र को गाली देता रहता है, उसको कहता है शहर से हड़काया हुआ कुत्ता,
कहता है कि इसको दागेंगे, क्या क्या अनाप शनाप बोलता है। तो इसको रेणु ने कहा है कि ये प्रतिक्रियावाद है। तो निम्न वर्ग जब प्रतिक्रियावादी हो जाएगा तब जो उसके भीतर जो ऊर्जा है वो अनावश्यक के संघर्ष में खर्च होने लगेगी, समय श्रम सब कुछ वो खर्च होगा, वो वास्तविक प्रगति नहीं कर सकेगा। उसके प्रतिपक्ष में हम कालीचरण का चरित्र देखें तो जब फुलिया का यौन शोषण किया था और रात में उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था सहदेव मिश्र को, तो कालीचरण के ही शागिर्द लोग थे जिसने पहली बार ये हिम्मत जुटाई थी कि किसी सवर्ण को रंगे हाथों पकड़कर रात भर खूंटे से बांध कर रखा सहदेव मिश्र को। और सुबह जो पंचायत हुई तो उस पंचायत में गांव के सभी थे, कालीचरण भी पहुंच गया था। लेकिन जब वो देखता है कालीचरण की यहाँ तो पंचायत में मुंह देखी बात हो रही है, तो वो कहता है कि मुझे भी कुछ पूछने दिया जाए। तो गरुड़ध्वज ये ज्योतिषी जी कहते हैं कि हम लोग कालीचरण को पंच नहीं मानते हैं। तो कालीचरण इस पर आपत्ति करता है कि मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ, आखिर मैं पंच क्यों नहीं हूँ, मुझे पंच क्यों नहीं माना जाएगा। तो पहले इसी बात का फैसला हो जाए कि इस सभा में कितने लोग मुझे पंच मानते हैं। तो लोगों ने हाथ उठा दिया, गिना गया तो 1 2 3 115। ज्योतिषी जी का बेटा राम नारायण भी उस पंचायत में था, उसने भी कालीचरण के पक्ष में हाथ उठाया था। रामन कहानी की चर्चा करते हुए आपने बतलाया कि रेणु जी की निम्न जातियों के प्रति जो एक आलोचना का भाव है, जिसकी वजह से हीरामन हीराबाई को नहीं गेन कर पाता है। और अलक्षित गौरव रेणु में भी आपने एक सर्वसमावेशी समाज की बात कही है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि रेणु की जो आलोचना है जातियों को लेकर कि अपर कास्ट में कौन सी कमियां हैं, निम्न वर्ग की जातियों के अंदर की जो कमियां हैं, उसको संक्षेप में सूत्रबद्ध करके मतलब हमारे श्रोताओं को बताएं। रेणु चाहते हैं कि जो लोग सामंती रहे हैं यानी जातिगत आधार पर, वे लोग अगर गणतांत्रिक हो जाएं तो भारत की सामाजिक समस्या का अंत ऐसे ही हो जाए। सच्चाई यह है कि आज भी भारत का समाज पूरी तरह गणतांत्रिक नहीं हुआ है। अगर गणतांत्रिक हो गया आरक्षण की क्या जरूरत थी। आरक्षण तो किसी की बेईमानी के विरुद्ध एक अस्त्र की तरह है, एक सुरक्षा कवच है। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। अगर न्यायपूर्ण ढंग से योग्यता के हिसाब से किसी को भूमिका मिल जाए तो फिर किसी आरक्षण और किसी और चीज की क्या जरूरत है। लेकिन वही नहीं हो रहा है, इसलिए इस आरक्षण की जरूरत पड़ी है। तो रेणु गणतांत्रिक के रूप में अगर जितेंद्र मिश्र को प्रस्तुत करते हैं तो इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि वो ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं या उसको महत्व देते हैं, बल्कि ये तो समाज की जरूरत है कि उनको गणतांत्रिक होना चाहिए। दूसरे लेखकों ने भी जो रचनाएं की हैं वहां हम देखते हैं कि ब्राह्मणों में सामंती मानसिकता है। अभी जिनको बिड़ला का इफ्को सम्मान पुरस्कार मिला है, इलाके के रचनाकार हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिवाकर। उनकी एक कहानी है सदियों का पड़ाव। उसमें एक डॉक्टर है, वो गांव के हेल्थ सेंटर में बहाल हुआ है, नियुक्त हुआ है। वो आता है तो स्वीपर के पद पर भी एक ब्राह्मण को ही बहाल करता है। भाई स्वीपर का काम ब्राह्मण करेगा ही नहीं, वेतन भले स्वीपर का ले लेगा, काम वो नहीं करेगा और वो नहीं करता है। वो 10-20 रुपये देकर मेहतर से झाड़ू बहाड़ू लगवाता है उस सेंटर में और अपने को छिपाए रहता है कि वो स्वीपर के पद पर बहाल है, लेकिन बहाल तो है वो स्वीपर के पद पर। तो इस तरह से योग्यता और न्याय के आधार पर अगर बहालियां होने लगे नियुक्तियां होने लगे तो फिर बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, जो कि नहीं हो रहा है। आज भी हम देखते हैं कि कम योग्यता वाले लोग अगर ऊंची जाति के हैं तो उनकी नियुक्ति है। रेणु जो चुनाव लड़े थे 72 में, उसका कारण भी यही था कि एक युवक
पटना निवास पर नमूदार हुआ, उपस्थित हुआ, बिल्कुल तमतमाया हुआ सा। तो रेणु ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो उस युवक ने, वो युवक रेणु जी के गांव के अगल बगल का ही था, पूर्व परिचित था वो। तो उस युवक ने बताया कि मैं तो स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक कभी द्वितीय नहीं आया, तो मिडिल पास, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, मैट्रिक भी, आईए, बीए, एमए, सब कुछ। और तब उसको नौकरी नहीं मिलती थी। जो दूसरे तीसरे नंबर का अभ्यर्थी होता था उसकी नियुक्ति हो जाती थी, और इसी बात से वो परेशान था। तो रेणु जी ने उससे पूछा कि क्या तुम अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद से नहीं मिले? वो युवक और भी आक्रोश से भर गया, कहा कि आप किसकी बात करते हैं? यानी उस जमाने में जो भी उस क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे सभी ऊंची जाति के थे। तो किसी ने उस युवक की सहायता नहीं की, मदद नहीं की। तो ये भारतीय समाज का ये यथार्थ है। इसलिए रेणु यह कहते हैं कि गणतांत्रिक होना है तो ऊंची जाति को, तभी निम्न वर्ग के नीची जातियों को न्याय मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। निम्न वर्ग के गणतांत्रिक होने न होने से समाज पर कोई बहुत असर नहीं पड़ना है, इसलिए कि नियोक्ता की भूमिका में तो निम्न वर्ग आज भी नहीं है। जितनी नियुक्तियां होती हैं सभी कमीशन के चेयरमैन ऊंची जाति के लोग होते हैं। इस सच्चाई को कौन इनकार कर सकता है? ये तो रिकॉर्डेड है, अभिलेखित है ये सब। इसलिए रेणु का विजन था कि उच्च जाति के लोग गणतांत्रिक हो जाएं और निम्न वर्ग के लोग, नीची जाति के लोग लुत्तों की तरह प्रतिक्रियावादी न होकर कालीचरण की तरह रचनात्मक हों। मैं अभी उस पंचायत की चर्चा कर रहा था, वहां बात अधूरी रह गई थी। तो ज्योतिषी जी उससे में भर गए जब उसने अपने अधिकार की मांग की कि मैं भी इसी गांव का हूं तो मैं क्यों पंच नहीं हो सकता। तो ज्योतिषी जी ने कहा कि पहले तुम जाकर अपनी माँ से पूछो तुम किसके बेटे हो। यानी उसकी माँ के चरित्र पर यह लांछन लगा दिया कि तुम अपने पिता की संतान नहीं हो, बल्कि तुम्हारी माँ के भ्रष्ट आचरण से तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन कालीचरण इस प्रश्न पर उत्तर नहीं होता है, वो विस्पाई है। उसके लिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, विस्पाई। जैसे शंकर भगवान सारा विष पी लेते हैं जगत के कल्याण के लिए, उसी तरह कालीचरण भी उस विष को पी लेता है और बहुत शांत ढंग से जवाब देता है, ज्योतिषी काका मुझे अपने बाप के बारे में मालूम है, इतना ही वो कहता है। तो अगर वो रचनात्मकता से अलग हट जाता, ज्योतिषी से झगड़ा करता, तो वहां पंचायत फुलिया का न होकर के एक दूसरा ही मामला बन जाता, और जो काम उस पंचायत के माध्यम से होना था वो नहीं हो पाता। लेकिन कालीचरण के जितने शागिर्द थे वे सभी उतने शालीन तो नहीं होते। शिव जी के सभी गण शिव जी की तरह शालीन तो नहीं है। तो उन लोगों ने प्रश्न उठा दिया कि ज्योतिषी जी पहले अपनी स्त्री से जाकर पूछें उसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है। अरुण भाई, मैं एक सवाल सर से पूछ लेना चाह रहा हूँ। सर अभी एक इंटरव्यू में असगर वजाहत जी ने कहा कि प्रेमचंद के जो पात्र हैं उनमें सामूहिकता का बोध होता है, जबकि रेणु के जो रचनाएं हैं, जो उनके पात्र हैं, उनमें सामूहिकता का उस स्तर का की अभिव्यक्ति नहीं होती जितना कि प्रेमचंद में के पात्रों में होती है। ऐसा कहना है असगर वजाहत का। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? असगर वजाहत जी बता दें कि जब होरी को दंडित किया जा रहा था तो होरी के समाज के कितने लोग होरी के समर्थन में खड़े हुए थे? जी, कोई उदाहरण है क्या? और रेणु के यहाँ हम देखते हैं कि जब बालदेव को अपमानित किया जाता है
तो एक पूरी हंसेरी आ जाती है। जब फुलिया का यौन शोषण होता है, पंचायत होती है, तो उसमें भी कालीचरण और कालीचरण के ढेर सारे शागिर्द जमा हुए हैं। जब गिनती उनकी हाथ उठाने पर हुई थी तो 120 में करीब 110 या 15 लोगों ने हाथ उठाया था कालीचरण के समर्थन में। तो ये कैसे लगता है कि रेणु के पात्र अकेले अकेले रहते हैं और प्रेमचंद के पात्रों में सामूहिकता है? ये तो बिल्कुल उल्टी बात। रेणु जी की एक ही कहानी पर आप ज्यादा फोकस हो गए। हमारी जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि हिंदी कहानी की जो परंपरा रही है, ओवरऑल कहानियों के माध्यम से रेणु उनका कितना विस्तार करते हैं या कहाँ चूकते हैं, इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें। इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल, छोटा सा सवाल है सर, वो है जी। नई कहानियों का जो दौर है, उस नहीं, दौर से के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो क्या क्या पाते हैं हम? रेणु जी की एक कहानी है आत्मसाक्षी। कम्युनिस्ट पार्टी का एक कार्यकर्ता है, सबसे निचले स्तर का, वॉलंटियर जिसको कहते हैं, वो गणपत है। ये कहानी जब जर्मनी के हिंदी के विद्वान डॉक्टर लोथार लुत्से को ये कहानी हाथ लगी थी, तो उन्होंने एक कहानी पढ़ी, तो इस कहानी में जर्मनी का विभाजन नजर आया और वो ये मानने लगे कि रेणु की सर्वश्रेष्ठ कहानी ये है। और उस कहानी से वे इतने प्रभावित हो गए कि वो इंटरव्यू लेने आ गए, रेणु का इंटरव्यू लेने भारत आ गए। तो ये 71 के दिसंबर के आसपास की घटना है। तो उन्होंने मुलाकात की न केवल रेणु से, बल्कि हिंदी के और भी दूसरे दूसरे कथाकारों से। तो उन्होंने रेणु को बताया कि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या भी करते हैं। नाम नहीं लिया, ये सभ्यता का तकाजा है, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये सच्चाई है। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या भी करते हैं, और आप जो कहानियां लिखते हैं तो उन लोगों की नजर में आप ग्रामोद्योगी मनोवृत्ति के लेखक हैं। यानी ग्रामोद्योगी मनोवृत्ति के लेखक हैं, ठीक बात है। तो क्या ग्राम पर लिखना, ग्रामोद्योगी मनोवृत्ति की कहानी लिखना कहानी नहीं है? केवल शहरों या शहरी जीवन पर लिखी गई कहानी ही कहानी है? शहरी जीवन पर लिखा गया साहित्य ही क्या साहित्य है? तो प्रेमचंद को भी खारिज कर देना पड़ेगा। तो इस तरह की मानसिकता के कारण रेणु पर बहुत सारे आक्षेप हुए। उन आक्षेपों से प्रभावित नहीं होना है। रेणु का मूल्यांकन विवेक पर आधारित होना चाहिए। और हिंदी के अभी वर्तमान में वो हैं डॉक्टर पांडे शशिभूषण सितांशु। मेरी किताब पर उन्होंने सम्मति लिखी है और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखा है कि हिंदी में कथा समीक्षा का अभी बहुत विकास नहीं हुआ है। यानी भारत में और हिंदी में जो कथा समीक्षा वो बहुत स्तरीय, बहुत तार्किक, सुविचारित या और गंभीर नहीं है। तो लोग ऐसे ही सतही रूप से कुछ का कुछ आक्षेप, कुछ का कुछ कमेंट, टिप्पणी कर देते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होना है। कहानियों में, जहाँ तक रेणु की कहानियों का सवाल है, तो मेरी पुस्तक में एक पूरा अध्याय है उस पर, कहानियों में रेणु। उसको पढ़ना चाहिए और उसमें मैंने सभी बहुत सारी महत्वपूर्ण कहानियों के अर्थ का खुलासा किया है कि उस कहानी में रेणु कहना क्या चाहते हैं। और रेणु शहरी, ऐसा नहीं है कि शहर पर उन्होंने कोई कहानी नहीं लिखी। उनकी कहानी है टेबुल, गोवा पर एक उनकी कहानी है, क्या है, और उसके बाद अगिनखोर उनकी एक कहानी है, तो यंग जनरेशन पर है, अंग्री जनरेशन पर। तो शहरों पर भी इन्होंने कहानियां लिखी हैं, गांवों पर भी कहानियां लिखी हैं। जो कहानी, जो घटना इनके दिल को छूती थी, जिसको ये कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे, इन्होंने किया है। यह सब आक्षेप बहुत सही नहीं है कि रेणु को लेकर जो
धुंध है वैचारिक जगत में, समीक्षा जगत जी, में, उस जी, धुंध को छटना चाहिए। बिल्कुल। और जहां कहीं से भी आपको तात्विक बात इस तरह की लगे, उसको सामने लाकर रेणु के वास्तविक स्वरूप को समाज के आगे लाना चाहिए। रेणु राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत उपयोगी लेखक हैं। उन्होंने बहुत कीमती विचार हम सबों को दिए हैं, जिनको हम अपने आचरण में उतारें तो हमारा देश, हमारा समाज बहुत आगे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।